सभी स्टूडेंट्स का मैं अनुवाद हिंदी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हम आज हिंदी का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, वो है कुंवर नारायण की कविता। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, जो कुंवर नारायण थे वो तार सप्तक के कवियों में तीसरे तार सप्तक से ये अपना संबंध रखते हैं। हमारे सिलेबस में कुंवर नारायण की दो कविताएं दी गई हैं, इम्पोर्टेंट है। अगर व्याख्या आने की पूरी संभावना होती है इस लेसन से, अगर व्याख्या नहीं आती है तो 3 नंबर का क्वेश्चन है डेफिनेट मिलेगा। यानी इस लेसन को जो स्टूडेंट सही ढंग से पढ़ लेगा, लेसन हार्ड भी नहीं है, भाषा शैली सरल और प्रभावपूर्ण है, और सही ढंग से जो कवर कर लेगा, इस मीन से ये हो गया कि उसके 3 अंक बोर्ड की क्लास में से डेफिनेट रूप से मिलेंगे। तो हमारे सिलेबस में कुंवर नारायण की दो कविताएं दी गई हैं, कुंवर नारायण की दो कविताएं दी गई हैं, जिसमें पहली कविता है कविता के बहाने। पहली जो कविता है उसका नाम है कविता के बहाने। और कविता के बहाने में कवि कुंवर नारायण हैं, वो तार सप्तक से संबंध रखते हैं, इसलिए आधुनिक विचारधारा को जो अपने विचार हैं वो कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं, चिड़िया का उदाहरण दे रहे हैं, और चिड़िया का उदाहरण के माध्यम से और कविता के जो क्षेत्र है उसकी व्यापकता को इस पाठ में दर्शाया गया है। एक ये बात बताई गई है कि इस कविता में मैंने बात आती है भौतिक जो युग है, भौतिक युग की प्रधानता है, उसका प्रतिपादन इस कविता में कुंवर नारायण ने किया है कि वर्तमान में भौतिक युग चल रहा है, और भौतिक युग में हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने से उसमें अपनी यूनिटी में माने, अपने संगति में माने, भौतिक युग से संपन्न करके और अपने को दूसरे से ऊंचा समझने की कोशिश करता है। और दूसरी कविता की बात करें, बात सीधी थी पर, दूसरी जो कविता है कुंवर नारायण की, बात सीधी थी पर, ये दो कविता इसकी मुख्य है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने वर्तमान जो मीडिया, वर्तमान लेखक, वर्तमान कवि, वर्तमान व्यंग्यकर्ता, उनके बारे में बात बताई है कि बात तो क्या होती है, सीधी होती है, लेकिन अपना पांडित्य प्रदर्शित करने के लिए कवि मानो या लेखक मानो सीधी बात को जटिल बात, या अपना प्रभाव प्रस्तुत करने के लिए सीधी बात को एक जटिल भाषा शैली में बदलकर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि भाषा के साथ छेड़खानी का कार्य करने का काम होता है। कविता प्रभावपूर्ण बनने की बजाय है, कविता अपने व्यंग्य भावों से ही उलझती चली जाती है और भाषा के फंदे में फंस जाती है। तो इस लेसन में कवि नारायण की दो कविता है, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर। दोनों कविताओं में कवि नारायण है वो अपने जो विचार है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस कालांश में हम पहली जो कविता है कुंवर नारायण की, जो पहली कविता है कविता के बहाने, जिसमें भौतिक युग की प्रधानता के बारे में व्यंग्य किया है, उसके विचार है। तो इस कविता का पहला पद देखिएगा, कविता एक उड़ान है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान, कविता की उड़ान, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या करे, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने।
कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर, बाहर भीतर इस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख, कविता के पंख लगा उड़ने के बहाने, उड़ने के माने, चिड़िया, चिड़िया क्या जाने, क्या जाने, ये उड़ने के माने। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस कविता का हम क्या करेंगे, प्रसंग करेंगे। तो प्रसंग और संदर्भ क्या हो गया, पहला बिंदु लगाएंगे व्याख्या का, प्रसंग व संदर्भ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको इस कविता का जो व्याख्या या अर्थ बताने से पहले इस बात की जानकारी दे देता हूँ कि हिंदी अभी 2 दिन पहले जो 12वीं क्लास का रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें जो हिंदी की जो पोजीशन है वो अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बजाय बहुत ही अच्छी गई है। लगभग लड़कों ने 90% से लेकर और 96% तक अंक हासिल हिंदी के व्यक्तिगत रिजल्ट की बात करें तो उसमें दिए हैं। और हिंदी का जो पोर्शन है वो ऐसा है कि कमजोर श्रेणी का जो स्टूडेंट होता है वो भी सिलेबस के अनुसार अगर चलता है तो 90% नंबर हासिल अवश्य कर लेता है। मैं बात करूँगा जो लड़के प्रतिभाशाली जो लड़के होते हैं वो 97, 98 और के आंकड़े को भी आसानी से छू सकते हैं। तो देखिए हम इस कविता की ओर बढ़ते हैं। तो कविता का प्रसंग हो गया प्रस्तुत अवतरण, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर है। कवि का नाम क्या हो गया, कुंवर नारायण द्वारा रचित। और कविता का नाम क्या हो गया है, कविता का नाम हो गया कविता के बहाने, कविता के बहाने, कविता के बहाने पद्यांश से अवतरित है। इस पद्यांश में कवि कुंवर नारायण है वो कविता की और तुलना है वो किससे करता है, एक स्वतंत्र रूप से उड़ने वाला पक्षी अर्थात चिड़िया के माध्यम से अपने विचार है वो अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे व्याख्या। क्या लिखेंगे, और व्याख्या। तो व्याख्या में इसका हमें क्या देखना पड़ेगा, अर्थ और भावार्थ दोनों देख लेते हैं। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कोई भी कवि जब अपने काव्य रचना करता है, कविता कर्म करता है, कवि कर्म करता है, काव्य रचना करता है तो एक क्या होता है, कविता एक उड़ान है। उड़ान का मतलब है ऊंचाइयों को छूना, सर्वसिद्धि प्राप्त करना। कविता है, कवि है, उसका कर्म हो गया कि इस संसार में अपने काव्य के माध्यम से लोगों को शिक्षा देकर और यश की प्राप्ति करना होता है। तो कविता रचना कवि का क्या हो गया, एक धर्म हो गया। कविता रचना कवि का धर्म हो गया। वो उसी प्रकार है जिस प्रकार एक स्वतंत्र रूप से उड़ने वाली चिड़िया होती है। स्वतंत्र रूप से जो चिड़िया उड़ती है उसका जो क्षेत्र होता है वो असीमित होता है, सीमित क्षेत्र नहीं होता है, स्वतंत्र होती है, वो किसी भी दिशा में गमन कर सकती है। उसी प्रकार जब कवि अपनी कविता रचता है, अपना काव्य रचित करता है, काव्य सर्जन करता है, तो वो भी चिड़ी के भांति क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी
कविता की और चिड़िया की तुलना करते हैं तो चिड़िया का जो संसार है वो क्या माना जाता है, सीमित हो जाता है। चिड़िया का संसार है वो सीमित हो जाता है, लेकिन कवि का जो काव्य रचने का कार्य है, काव्य क्रम करने का कार्य है, वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, सर्वव्यापकता है। क्योंकि कवि कहते हैं ना भाई कि जहाँ सूर्य की किरणें नहीं जा सकते हैं वहाँ एक कवि की वाणी है वो आसानी से पहुँच सकती है। तो कविता की जो उड़ान है उसका क्षेत्र है उसको चिड़िया नहीं पहचान सकती, क्योंकि चिड़िया का उड़ने का क्षेत्र सीमित है और कवि की कविता के जो भाव है वो असीमित है, बाहर भीतर, यानी कविता है उसका जो प्रभाव है वो संसार में बाहर भी है, सर्वव्यापकता है और भीतर भी है, दोनों तरह। यानी कवि के काव्य का प्रभाव है वो संसार में सर्वव्याप्त है, बाहर है और भीतर है, इस घर और उस घर है। यहाँ पर सर्वव्याप्तता की बात करता है, असीमितता की बात कवि कुंवर नारायण कर रहा है कि कविता का जो प्रभाव है वो संसार में असीमित है, सर्वव्याप्त है, इस घर है उस घर है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, यानी कवि जब काव्य रचना करता है तो उसके पंख फैलाने का मतलब हो गया कि उसकी व्यापकता हो गई, उसकी सर्वव्यापकता हो गई, उसका विस्तार हो गया, उसका फैलाव हो गया है। तो कविता के पंख लगा है वो क्या है, उड़ने के माने, यानी कवि के जो विचार हैं वो संसार में सभी जगह फैल जाए, ये एक कवि का मानना होता है, यही उसके काव्य सर्जन का मेन उद्देश्य होता है। चिड़िया क्या जाने, यानी चिड़िया है एक कवि की कविता रचना और एक चिड़िया का उड़ना है, उस दोनों में काफी भिन्नता है, काफी अंतर होता है। और वो अंतर उसी बात का होता है कि कविता का उड़ना है वो सीमित क्षेत्र के लिए होता है, लेकिन कवि का कविता क्रम, काव्य रचना है वो असीमित और सर्वव्यापकता की ओर इंगित करता है। ये तो इसकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, व्याख्या हो गई। अपन इसकी पश्चात अपन करेंगे विशेष। अब क्या करेंगे, विशेष। तो प्रस्तुत पद में कवि कुंवर नारायण है वो चिड़िया के बहाने और कविता सर्जन कार्य करने का क्रम करते हैं। कविता है वो प्रयोगवाद से संबंध रखती है और तीसरी बात लिख देंगे भाषा शैली प्रभावपूर्ण और औचित्यपूर्ण शब्दावली का इस्तेमाल कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। यहाँ पर अपन बात करेंगे अलंकारों की, तो इसमें अपन देखेंगे कि यहाँ पर तुलनात्मक जो बिंदु दिए गए हैं कविता और चिड़िया के प्रसंग को कवि ने उजागर करने का कार्य किया है। तो ये तो हमारा क्या था, पहला पद था। अब इसी कविता का दूसरा पद देखें, इसी कविता का दूसरा पद देखिए। दूसरा पद है कविता एक खिलना। कविता एक खिलना है फूलों, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, इस घर उस घर, इस घर उस घर
बिना मुरझाए, बिना मुरझाए, मुरझाए, बिना मुरझाए, महके के माने, महकने के माने, महकने के माने फूल क्या जाने, फूल क्या जाने। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस कविता का जो प्रश्न करेंगे तो प्रस्तुत कविता या पद्यांतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने काव्य संग्रह से सज्जित है। इस कविता में कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। इसमें कविता की तुलना है वो किससे हो रही है, फूलों से की जा रही है। कवि कुंवर नारायण कविता की तुलना है वो फूलों से की जा रही है, क्योंकि कविता जिस प्रकार एक कवि कविता का सृजन करता है तो उसके दिमाग में किस तरह किसके भाव होते हैं, फूलों के भाव होते हैं। जैसे फूल खिलते हैं और फिर महकने लगते हैं, उसकी खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार एक कवि जब कविता का सृजन करता है तो उसकी व्यापकता भी सर्वविदित हो जाती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, क्योंकि अब इसकी क्या हुआ, क्षेत्र की बात हो गई है, क्योंकि फूल जब खिलता है तो उसकी खुशबू होती है वो सीमित क्षेत्र के लिए होती है, लेकिन कवि की कविता का प्रभाव है वो सर्वव्याप्त होता है और उस असीमित क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखाई देता है। चाहे वो बाहर हो, चाहे वो भीतर हो, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, चाहे घर में हो। कहने का तात्पर्य है कि कविता का प्रभाव है वो सर्वव्याप्त है, असीमित है, जबकि फूलों के खिलने की जो गंध है, उसकी सुगंध है, वो सीमित क्षेत्र में ही उसका प्रभाव है वो दिखाई देता है। कविता है बिना मुरझाए महके, लेकिन क्या हो गया, जैसे फूल खिलते हैं और मुरझाने के पश्चात उनकी जो खुशबू है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा क्षेत्र कविता का नहीं है। कविता अगर कभी एक बार कविता सृजित कर देता है तो उसका प्रभाव है वो लंबे समय तक इस संसार में दिखाई देता है। तो इस पंक्ति का अर्थ कि बिना मुरझाए, जैसे कविता का प्रभाव है, जैसे फूल तो मुरझा जाता है तो उसकी गंध है वो क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है, बंद हो जाती है, लेकिन वे कविता कभी मुरझाती नहीं है और कवि का जो क्रम है वो अमर हो जाता है। और फूल क्या जाने, यानी कविता के प्रभाव को है वो यहाँ पर फूल से इंगित किया गया है कि उसके प्रभाव, फूल के प्रभाव के आगे कविता है उसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य हो गया है कि फूल का जो जीवन काल है उसकी शिक्षा है, या यूं कहें कि फूल का जो वर्चस्व है वो सीमित समय के लिए होता है, जबकि कवि की कविता या काव्य का सृजन करने का आधार है वो लंबे समय तक और सर्वव्यापकता और असीमित होता है। इसके पश्चात अपन क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे विशेष में, तो विशेष में देखिए स्टूडेंट्स, विशेष में क्या हो जाएगा, विशेष में सीधी हो गई कि कविता है और उसकी तुलना है वो फूलों से की गई है। कवि की कविता को फूलों से श्रेष्ठ कवि कुंवर नारायण इस पद में बता रहा है। भाषा शैली की बात करेंगे तो प्रस्तुत पद में कवि ने सीधी शब्दावली और प्रभावशाली शब्दों के माध्यम से और लोगों को कवि क्रम के लिए और कवि की असीमितता या सर्वव्यापकता का वर्णन इस पद में किया गया है। अब स्टूडेंट्स अगले जो कुंवर नारायण के अगले जो पद हैं उनका अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।